उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद हर ओर तबाही का मंजर है। रविवार को उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद हुए लैंडस्लाइड ने पूरे जिले का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। सैलाब के साथ आए पहाड़ के मलबे ने दर्जनों घरों का नामो निशान मिटा दिया। इंसानों के साथ साथ बड़ी संख्या में जानवर या तो मलबे में दब गए या फिर बह गए। बादल फटने की इस भयावह घटना में आराकोट, माकुडी, मोल्डा, सनेल, टिकोची जैसे इलाकों में तबाही का मंजर पसरा हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे के ऐलान के साथ ही हर संभव मदद देने की घोषणा की। देखिए, कैजुअलिटी की अभी तक जो 11 बॉडी अभी तक रिकवर हुई हैं और 6 बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई हैं। 6 अभी कहना चाहिए कि लापता हैं। देखिए, मुआवजा जो मृतक हैं उनके लिए 4 लाख रुपया उनके परिजनों के लिए होता है प्रति मृतक। पशुओं के लिए भी इस तरह से, गाय के लिए है, भेड़ हैं, बकरी हैं, उनके लिए भी मुआवजे की राशि फिक्स है और जो घायल हैं उनके लिए भी मुआवजे की राशि फिक्स है, वो उसको दिया जाएगा। बादल फटने की इस प्राकृतिक आपदा में जिन लोगों की जान बच गई वो अब तक उस भयावह पल को भूल नहीं पा रहे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस और वन विभाग की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। उत्तरकाशी में बादल फटने से आई आपदा की हर अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हमारे संवाददाता सुरेंद्र सीला आईटीबीपी रेस्क्यू टीम के साथ आराकोट और टिकोची इलाकों में पहुंचे, जहां पर कई जगहों पर पूरी की पूरी सड़क बादल फटने के बाद मलबे में बह गई। टिकोची गांव जिसका पूरा संपर्क कट चुका है, वहां के हालात दिखाने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। हमने जंगल का रास्ते को पार किया, अब आगे एक और बड़ा पैच है। देखिए मेरे सामने पूरी रोड वॉश आउट हो चुकी है। लगभग 300 मीटर से ज्यादा का जो एरिया है वो पूरा कट चुका है, पूरा खत्म हो चुका है, पूरी सड़क खत्म हो चुकी है। नदी का बहाव देखिए और गहराई कितनी ज्यादा है, ये पूरा कटाव हो चुका है। सामने के जो घर हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही स्थानीय पुलिस और वन विभाग की टीम लगातार सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इसके अलावा आपदाग्रस्त इलाकों में खाने पीने और दवाइयों की सप्लाई भी की जा रही है। हालांकि सभी जगहों पर राहत सामग्री न पहुंच पाने से आपदा प्रभावित लोगों में गुस्सा भी देखा गया। हम तो मरेंगे, लोगों को कहाँ मारेंगे अपने साथ। बहन जी, नुकसान कितना हुआ है गाँव? नुकसान बहुत हो रखा है, हमारे सेब टूटे हुए सेब है, सारे बाहर बगीचे जा रखे हैं, डंगर गाय अंदर मर रखी है। कहाँ जाएंगे? आदमियों को राशन पानी नहीं मिल रहा है, बहुत नुकसान हो रखा है। कुछ हमारी मदद करो। प्रशासन वाले कह रहे हैं कि हम व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ भी नहीं, हमारे गांव में अभी तक कुछ व्यवस्था नहीं हुई, कुछ भी नहीं। और सारे बाकी गाँवों में हेलीकॉप्टर घूम रहे, हमारे गाँव में तो कोई देखने तक नहीं आ रहा। और सबसे ज्यादा नुकसान हमारे गाँव में हो रखा है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद लाहौल स्पीति घाटी के बातल में करीब 100 से अधिक सैलानी फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। इन सैलानियों में मलयालम फिल्मों की एक्ट्रेस मंजू वॉरियर भी अपने क्रू के साथ फंस गईं। लैंडस्लाइड होने से पहाड़ का पूरा मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार लग गई। बताया जा रहा है कि करीब 300 गाड़ियां फंसी हुई हैं। बीते 3-4 दिन से भारी बारिश और बर्फबारी से बंद पड़ा मनाली लेह मार्ग बहाल हो गया है, लेकिन मनाली काजा मार्ग अभी बंद पड़ा हुआ है। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर बीआरओ की टीम ने सैलानियों को रेस्क्यू किया। रास्ते पर अचानक पानी आ जाने से गाड़ियां यहां वहां फंस गईं। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है मानो झरने के बीच में गाड़ियां फंसी हुई हैं। उत्तराखंड में मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां भी उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में सैलाब का कहर ऐसा है कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के किनारे बने घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इन घाटों पर बनाए गए पॉइंट्स का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही नजर आ रहा है। तेज बारिश के बाद आई बाढ़ से जहां घाट डूबे हैं, वहीं आसपास के इलाकों में बाढ़ से मलबा जमा हो गया है। नमामि गंगे परियोजना के तहत घाटों पर बनाए गए शौचालय, दरवाजे, घाटों पर लगाए गए स्ट्रीट लाइट, बैटरी, सब कुछ उफनती नहरों में या तो बह गए या तो डूब गए। अलकनंदा नदी अपने स्तर से 15 से 20 फीट ऊपर तक बह रही है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल के ग्रामीण इलाकों की हैं, जहां अचानक आई बाढ़ ने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। बीच सड़क पर लोग कमर तक डूबे पानी में लकड़ी का सहारा लेकर चलते नजर आए। इसी बीच एक गर्भवती महिला और उसके परिजन बाढ़ में फंस गए। महिला को उसके रिश्तेदार प्रसव पीड़ा होने के बाद घर से लेकर निकले थे, पर जब कहीं रास्ता न मिला तो प्रशासन से मदद मांगी। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू बोट के जरिए गर्भवती महिला और उसके परिजनों को बचाया और एम्बुलेंस से अस्पताल पहुँचाया। जो प्रेग्नेंट लेडी थी उनको उधर से ट्रैक्टर से लेकर, इधर से हमने बोट से लेकर, जो खुद से आ रहे थे उनको लेकर एम्बुलेंस के थ्रू हमने अभी करनाल भिजवा दिया है। उनके हस्बैंड भी साथ हैं और एक लेडीज भी। प्रशासन ने एक और सराहनीय काम किया, जो आज डबकोली खुर्द से बोट के जरिए एक महिला को लाया गया जो गर्भवती है, वो प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी।
उसको एम्बुलेंस के जरिए स्वास्थ्य केंद्र में जगह। पूरे इलाके में करीब दर्जन भर गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। घर, मकान, दुकान, खेत, हर जगह पानी ने अपना कब्जा जमा रखा है। प्रशासन के मुताबिक एक दिन बाद से जल स्तर कम होने की उम्मीद है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है। यमुना में लगातार बढ़ता पानी दिल्ली को डरा रहा है। लहरें जैसे जैसे बेकाबू हो रही हैं, लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। निचले इलाकों के कच्चे मकान पानी में डूब गए हैं। आसपास के इलाकों से लोगों को निकालने के लिए अलर्ट किया जा रहा है। खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। एनडीआरएफ की टीमों को यमुना किनारे तैनात किया गया है। बाढ़ का खतरा काफी बढ़ गया है। खतरे के निशान से यमुना बह रही है और ये एनडीआरएफ की पूरी टीम आप देख सकते हैं। बाकायदा इन्होंने वजीराबाद में अपना कैंप लगाया है और किस तरह से यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको हटाया जा रहा है। हमारे पास लगभग 30 बोट है और किसी भी प्रकार से यदि यहाँ पर पानी बढ़ जाता है तो गांव के लोगों को सुरक्षित, हम लोग उनके गांव से सुरक्षित जो शेल्टर जिला प्रशासन ने निर्धारित किए गए हैं उन स्थानों पर शिफ्ट करेंगे। एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन की 4 टीमें सोनिया विहार में मोर्चा संभाले हुए हैं। एनडीआरएफ के जवान यहां मुनादी करके लोगों को यमुना के पानी से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। प्रशासन ने यहां 30 बोट और 100 से ज्यादा लाइफ जैकेट्स का प्रबंध किया है। बीती रात पंजाब के अमृतसर में खालसा कॉलेज के पास सड़क पर 2 लोगों के शव मिले। इनमें से एक महिला और एक पुरुष का शव था। दोनों शवों के सिर धड़ से अलग कुछ दूर सड़क पर मिले। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। सड़क पर चारों ओर खून ही खून नजर आया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती तौर पर पुलिस का मानना है कि किसी तेज रफ्तार ट्रक के एंगल से टकराने की वजह से सिर धड़ से अलग हो गए, पर स्कूटी और मृतकों के पास से कोई कागजात न मिलने से पूरा मामला संदिग्ध हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामले पर कुछ भी कहने से मना किया। हालांकि जिस तरह से सिर कटे शव सड़क पर मिले उससे हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के कोरिया में SICL की झिलमिल कोयला खदान में हादसा हो गया। कोयला खदान की छत गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। खदान धंसने से 21 मजदूर अंदर फंस गए थे, जिन्हें करीब 5 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों का खदान पर पहुंचना शुरू हो गया। करीब 8 घंटे के बाद 2 मजदूरों के शवों को खदान से बाहर निकाला जा सका। खदान के अंदर, झिलमिली खदान के अंदर 2 कर्मचारी उसके रूफ फॉल होने से दबकर एक्सपायर हो गए हैं। इसकी रेस्क्यू की जा रही है। खदान में और मजदूरों के होने की आशंका को देखते हुए सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया है। खदान मजदूरों के परिजनों ने SICL प्रबंधन पर खदान में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के सफाई आयुर्विज्ञान संस्थान में रैगिंग का मामला सामने आया है। यहाँ कैंपस के अंदर से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें MBBS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अपना सिर मुंडवाकर एक लाइन में आते जाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 150 MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के सिर मुंडवा दिए गए और उन्हें सिर झुकाकर कैंपस में चलने के लिए कहा गया। आयुर्विज्ञान संस्थान के कुलपति ने मामले की जानकारी न होने की बात कही और बाद में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। मैं आज ही इस पे स्ट्रांग एक्सेप्शनल एक्टिविटी शुरू करता हूं और अगर कहीं भी डिसिप्लिन जरा से भी ब्रेक होता है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ये मैं आपको अश्योर करता हूं। कुलपति डॉक्टर राजकुमार ने मीडिया से बात करते हुए रैगिंग को संस्कार बताया। जो हमारे टाइम पे रैगिंग के नाम पे बहुत सारे जो संस्कार हमें चिकित्सा के डाल दिए जाते थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो एक तरह की, एक लेवल की जो हल्की पुल्की जो मैनर सिखाने की एक्टिविटी है उसके मैं विरोध में भी नहीं हूं। दिल्ली पुलिस कर्मियों की बहादुरी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो शाहदरा के विवेक विहार इलाके का है। यहाँ 2 पुलिस कांस्टेबल प्रदीप शर्मा और प्रदीप तोमर एक तड़ीपार मुजरिम को पकड़ने गए थे। इस दौरान बदमाश ने एक पुलिसकर्मी की आंख में मिर्ची झोंककर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मी ने उसे नहीं छोड़ा। इस बीच बदमाश के कई परिजन भी उसे छुड़ाने की कोशिश में आ गए, जिसके बाद पुलिसकर्मियों को उन्हें बंदूक दिखाकर डराना पड़ा। वीडियो में देख सकते हैं कि सिविल ड्रेस में एक पुलिसकर्मी ने बदमाश को दबोचा हुआ है, जबकि दूसरा पुलिसकर्मी पिस्तौल दिखाकर भीड़ को काबू कर रहा है। हालांकि वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस अब दोनों पुलिसकर्मियों को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित करेगी। यूपी के सहारनपुर में पत्रकार आशीष और उनके भाई आशुतोष की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 दिन बाद 4 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पुलिस को लाइसेंसी हथियार और गैर लाइसेंसी अवैध तमंचे भी बरामद हुए।
तितावी थाना मुजफ्फरनगर से 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अभी भी एक बंदा फरार है। इनके तीनों से कब्जे से अवैध असला भी और लाइसेंसी असला भी पकड़े गए हैं। पत्रकार के दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस की काफी किरकिरी हो चुकी थी। आरोपियों को दबोचने के लिए सहारनपुर पुलिस ने 9 टीमें बनाई थी, जो मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और दूसरे जिलों में लगातार छापेमारी कर रही थी। पकड़े गए सभी आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पकड़े गए आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। हालांकि अभी भी एक हत्या आरोपी फरार है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एसपी नेताओं पर युवती और उसकी मां को पीटने का आरोप है। यह घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की पोस्ट जिगर कॉलोनी की है। आरोपियों पर कुछ दिन पहले एक युवक को बिजली के खंभे से बांधकर पीटने का भी आरोप है। पुलिस ने इस केस में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यूपी के सुल्तानपुर में लोगों ने एक युवक और युवती को पेड़ से बांधकर बुरी तरह से पीटा। ये दोनों आपस में प्रेम करते थे और उनका ये रिश्ता उनके परिजनों को मंजूर नहीं था। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं बिहार के गया में बच्चा चोरी के शक में लोगों ने एक युवक को पीट दिया। पीड़ित युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे लोगों से बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक बार फिर नक्सलियों ने अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। हालांकि इस बार वो सुरक्षा बलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। नक्सलियों के हमले के बारे में सुरक्षा बलों को पहले से ही पता चल गया था। दरअसल नक्सलियों पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे का एक ऐसा ही वीडियो मीडिया में शेयर करते हुए अधिकारियों ने बताया कि दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने निर्माणाधीन सड़क को 30 जगहों पर खोद दिया था, जिससे सड़क निर्माण और आवाजाही में दिक्कत हुई। पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से उन्हें नुकसान पहुंचाने की नक्सलियों की ये चाल नाकामयाब रही। गुजरात के बनासकांठा की ये तस्वीरें हैं, जहां पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। सख्त चेकिंग अभियान चल रहा है। आईबी ने 4 आतंकियों के गुजरात की सीमा में घुस आने का अलर्ट जारी किया था। आईबी ने गुजरात के साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। त्योहारों का माहौल है, उसके हिसाब से भी हम लोग पेट्रोलिंग और बीडीएस चेकिंग, एंटी साबोटाज चेकिंग और इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके अलावा भी जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी से हम लोग को जो रेगुलर इनपुट मिलते रहते हैं, उसके हिसाब से भी हम लोग चेकिंग उस तरह से उसको अडेप्ट करते हैं। सड़क और रेलवे स्टेशनों पर लोगों को रुकवाकर उनके सामानों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस फोर्स के साथ ही बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड संवेदनशील इलाकों में तैनात हैं। बिहार के छपरा में एसआईटी टीम पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई। इस वारदात में एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही की मौत हो गई, जबकि तीसरे पुलिसकर्मी को गंभीर अवस्था में पटना रेफर किया गया है। छपरा के मढ़ौरा में छापेमारी कर लौट रही एसआईटी टीम पर अपराधियों ने हमला बोल दिया। हमले के बाद इलाके की दुकानें बंद हो गईं। इस वारदात पर एसपी कुछ भी बोलने से बचते नजर आए और जांच की बात कही। एसआईटी पर हमले की वारदात से इलाके में हड़कंप है, जिसके बाद पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। महाराष्ट्र के पुणे में शिकार करने आया तेंदुआ कुएं में गिर गया। पिंपलवाड़ी गांव में इस तेंदुए ने पिछले कुछ दिनों से दहशत फैला रखी थी। तेंदुए के कुएं में गिरने की खबर गांव वालों ने जब वन विभाग को दी, उसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। तेंदुए को पकड़ने के बाद फॉरेस्ट टीम ने घायल तेंदुए का इलाज भी शुरू किया। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक घर के बाहर तेंदुए के 4 बच्चों को बरामद किया गया। ये चारों बच्चे यहां घर के बाहर गड्ढे में गिर गए थे, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई। बाद में वन विभाग के कर्मचारियों ने इनको पकड़ा और पिंजड़े में कैद कर जंगल में छोड़ा। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 2 लोगों को 1,48,75,000 रुपए कीमत की विदेशी करेंसी के साथ गिरफ्तार किया गया। ये दोनों मिठाई और बिस्किट के डिब्बे में सऊदी रियाल के नोट छिपाकर विदेश ले जाने की फिराक में थे। इन दोनों ने बेहद ही चालाकी से मिठाई और बिस्कुट के डिब्बे के अंदर पॉकेट्स बनाकर विदेशी करेंसी को प्लास्टिक में लपेट कर छिपाया था। दोनों आरोपी 2 अलग-अलग फ्लाइट से दुबई निकलने की फिराक में थे। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि उन्हें ये पैसे गलत तरीके से मिले थे और इस तरह से विदेशी करेंसी को बाहर ले जाना गैर कानूनी है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पुलिस का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। यहाँ पुलिस एक परिवार के लिए मसीहा बन गई। पुलिस वालों ने अपनी सूझबूझ से एक शख्स की जान बचाई। पत्नी से झगड़े के बाद एक शख्स ने कमरा बंद कर फांसी लगा ली थी, जिसकी सूचना उसकी पत्नी ने तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस के 2 जवानों ने पहले दरवाजा तोड़कर फांसी पलट के शख्स को नीचे उतारा और फिर उसके हाथ पर हाथ से फम कर उसकी जान बचाई। पुलिस के कारनामे का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। आला अधिकारियों ने दोनों जवानों को इसके लिए सम्मानित करने की बात कही। दिल्ली के राजघाट डिपो पर फूलों और गुब्बारों से सजी ये चमचमाती क्लस्टर बसें दिल्ली की सड़कों पर फराटा भरने को तैयार हैं।
दिल्ली की जनता का सफर आसान बनाने के लिए 25 बसों की नई खेप आई है। बस को हाईटेक रूप देने की कोशिश की गई है। नए नए फीचर लगाए गए हैं। बस में दिव्यांगों की सहूलियत का भी ध्यान रखा गया है। दिव्यांगों को बस में चढ़ाने उतारने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाई गई है। 37 सीट वाली इस बस में 14 पैनिक बटन बनाए गए हैं जो बस के दोनों तरफ मौजूद हैं। 1000 बसें दिल्ली में आनी चालू हुई हैं, जिसमें से आज 25 बसें आ गई हैं जिनका आज अभी शुभारंभ किया गया। अब वो आज से दिल्ली में चलनी चालू हो जाएंगी और अगले 4-5 महीने के अंदर ये सारी 1000 बसें आ जाएंगी। आने वाले 6 महीनों में एसी और इलेक्ट्रिक बसें लाने की भी योजना है। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से ही पी चिदम्बरम के लिए आखिरी उम्मीद बची है। आईएनएक्स मीडिया केस में उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब चिदम्बरम के वकील सुबह 10:30 बजे देश की सबसे बड़ी अदालत में राहत की गुहार लगाएंगे। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद सीबीआई और ईडी की टीम चिदम्बरम के घर पहुंची और चिदम्बरम के न मिलने पर घर के बाहर नोटिस चिपका दिया।